कहते हैं कि गंगा के स्नान से, यमुना के आचमन से और नर्मदा के दर्शन मात्र से जो आपको पुण्य मिलता है ना, वो सभी सेम रहता है। जो नर्मदा मैया है वो अकेली ऐसी नदी है हमारे देश के अंदर जिसकी परिक्रमा होती है, लेकिन ये पूरा महीना परिक्रमा करते हैं हर दिन। व्यवस्था इस में क्या है? बार सबसे बढ़िया चेंज है कि सरकार ने साथ दिया है पब्लिक को, पूरी व्यवस्था की है पब्लिक के लिए, अच्छा चलने की, अच्छा खाने की, अच्छा सोने की। ये 3 करोड़ जितना खर्चा किया है, ये ब्रिज बनाया हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज पूरे सफेद कपड़े क्यों पहने हैं। और बोट राइड में भी अभी काफी मजा आ रहा है। नर्मदा नदी के बीचों बीच से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। नर्मदे हर। दोस्तों, अभी मैं नर्मदा नदी के पवित्र तट पर खड़ा हूँ और अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उस घाट का नाम है कीड़ी मकोड़ी घाट और वो आया हुआ है रामपुरा गांव के पास में। दोस्तों, चैत्र के मास के अंदर नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा का बहुत ही महत्व होता है और लास्ट ईयर भी मैंने ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा की थी। दोस्तों, मैं वडोदरा से हूँ, इसलिए मैंने लास्ट ईयर तिलकवाड़ा से परिक्रमा की थी क्योंकि तिलकवाड़ा वडोदरा से पास में पड़ता है। लेकिन बहुत सारे परिक्रमावासी रामपुरा गांव से भी अपनी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट ईयर तो मैंने तिलकवाड़ा से अपनी परिक्रमा शुरू की ही थी, लेकिन इस बार मैं रामपुरा गांव से मेरी परिक्रमा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो लोग भरूच साइड से या फिर सूरत है, अंकलेश्वर से है, मतलब दक्षिण गुजरात की साइड से जो लोग परिक्रमा करने के लिए आते हैं, उनको रामपुरा ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। तो आज की परिक्रमा में रामपुरा से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस परिक्रमा के रूट के ऊपर कौन से रास्ते आएंगे, बीच में बहुत सारे धर्म के स्थान भी आते हैं और बहुत सारे आश्रम भी आते हैं और नर्मदा नदी का पवित्र स्थान है और एकदम सीनिक ब्यूटी भी बहुत अच्छी यहाँ पर रास्ते में देखने को मिलती है। तो बीच में आपको कौन कौन सी जगह पर खाने पीने के लिए चीजें मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या मिलता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिए और अंत तक बने रहिए। नर्मदे हर। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अभी हमारी परिक्रमा की शुरुआत रामपुरा से कर रहे हैं। तो रामपुरा से जो लोग अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं वो लोग यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, रणछोड़ जी का मंदिर आया हुआ है। रणछोड़ जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद ही यहाँ से सब लोग परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। ये परिक्रमा टोटल 21 किलोमीटर्स के आसपास की है। कुछ लोगों को थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 21 किलोमीटर के आसपास है ये परिक्रमा। तो यहाँ से अभी हम बहुत सारे आश्रम भी बीच में आएंगे, वहाँ पर भी रुकेंगे और आगे जब नदी का रास्ता आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हमारा शुभ प्रयाण हम करते हैं हमारी परिक्रमा। सुबह के 6:30 बजे है और हमने सुबह के 6:15 बजे रामपुरा मतलब रणछोड़ राय जी के मंदिर से परिक्रमा हमारी स्टार्ट कर दी थी। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर आया 5:30 बजे तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो लोग अपनी परिक्रमा खत्म करके आ रहे थे। तो अगर आपने मेरा लास्ट ईयर का वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर तो मैंने बताया ही था, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ भी है कि परिक्रमा आपको दिन में ही करनी चाहिए। अगर रात में आप परिक्रमा करते हो तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलता है। लेकिन सबको कन्वीनियंस रहता है, रात में तापमान कम रहता है, धूप में नहीं चलना पड़ता है, ऐसा सोच के सब लोग रात में परिक्रमा करते हैं। लेकिन शास्त्र अनुसार अगर आप परिक्रमा करना चाहते हो तो आप सुबह 5 या 6 बजे परिक्रमा स्टार्ट कर दीजिए और 6 से 7 घंटे के अंदर आप धीरे धीरे भी अगर चलेंगे तो 20 किलोमीटर की ये परिक्रमा आप खत्म कर सकते हो।
तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि शास्त्रानुसार अगर आप परिक्रमा करना चाहते हो तो आप सुबह ही स्टार्ट करिए, या फिर आपके हिसाब से अगर आप शाम के टाइम में भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम में परिक्रमा आप ना करें। दोस्तों सुबह के 6 बजे यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे और अभी यहाँ पर एकदम प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है। बड़ौदा की गर्मी के अंदर से यहाँ पर अभी मैं आया हूँ। अभी सुबह का तापमान यहाँ पर 18 से 19 डिग्री दिखा रहा है और बहुत ही बढ़िया एकदम ठंडा ठंडा माहौल है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर खेत खलिहान भी बहुत सारे हैं और गांव की जो खुशबू है वो बहुत ही सुहावनी है। यहाँ पर बहुत सारी गांव के पशु पक्षी भी हमें दिख रहे थे और यहाँ पर आप देख सकते हो पेड़ पौधे, और खेतों के अंदर भी बहुत सारे यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर झाड़ भी बहुत सारे ऐसे ग्रीन, मतलब एकदम ग्रीनरी यहाँ पर हमें दिख रही है। तो यहाँ पर आने का आपको ये भी मज़ा आएगा कि एकदम गांव वाला नेचुरल जो ब्यूटी होती है ना, वो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगी। तो इस परिक्रमा में आप धार्मिक महत्व के वजह से तो आइए ही आइए, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है ना उसका लुत्फ उठाने के लिए भी आप यहाँ पर ज़रूर आइए। दोस्तों अभी हम लोग हमारी परिक्रमा स्टार्ट करके 2-3 किलोमीटर आगे आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पीछे एक विसामा आया हुआ है जहाँ पर आपको चाय नाश्ते की सुविधा है और पानी भी अगर यहाँ से आप भरना चाहते हैं तो अपने बोतल के अंदर भर सकते हैं। दोस्तों इस परिक्रमा के रास्ते के ऊपर आपको जगह जगह पर ऐसे विसामे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर अगर आप चल के थक गए हो तो आराम करना चाहते हो तो आराम भी कर सकते हैं, और रिफ्रेशमेंट लेना चाहते हैं तो पानी पीना चाहते हैं तो पानी भी पी सकते हैं, चाय कॉफ़ी या नाश्ता करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये निःशुल्क सुविधा पूरे रास्ते के ऊपर जगह जगह पर मिल जाएगी। दोस्तों अभी जो रिफ्रेशमेंट करने के लिए विसामा बना हुआ था वहाँ से अभी हमने चाय पी ली है और आगे का सफ़र हमने अभी स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों आज जो ये मैं उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने के लिए आया हूँ उसमें मैं अकेला नहीं आया हूँ। आज हम टोटल 6 लोग आए हैं। उसमें से जैसे हर बार मेरे साथ आते हैं मेरे दोस्त, मेरे ऑलमोस्ट आपने सारे वीडियो में उनको मेरे साथ देखा ही होगा, मतलब इंडियन पैसेंजर, उनके चैनल का नाम ही इंडियन पैसेंजर है और इंस्टाग्राम पर भी इंडियन पैसेंजर ही नाम है। तो सचिन भाई आप मुझे बताइए आप को आने का कैसा अनुभव है इस बार? लास्ट ईयर तो आप मेरे साथ आए ही थे, लेकिन इस बार आने का आपका कैसा अनुभव है? इस बार तो हम लास्ट टाइम से भी जल्दी घर से निकल गए थे, यानी कि हम 3 बजे बड़ौदा से निकल गए थे और 6 बजे यहाँ पहुँच गए। और सुबह सुबह आने का बहुत ही एकदम एनर्जेटिक और अच्छा लगता है। ठंडा माहौल है क्योंकि अभी समर चालू हो गया है, तो हमारा प्लानिंग था कि जैसे घर से जल्दी निकले और जो समर के अंदर मीन्स के ताप निकलता है तो उससे पहले हम हमारी परिक्रमा पूर्ण कर दें। और सच में बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं हम, और हम काफ़ी चलते चलते आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी हमको कैसे रेस्ट भी हमने बहुत कम किया है तो बहुत अच्छा लगा। और योगेश भाई की चैनल में आप सब लोग ये वीडियोस सभी ग्रुप में शेयर करना और योगेश भाई की चैनल भी सब्सक्राइब करना, और हमारे दूसरे फ्रेंड हैं उनको भी मैं देता हूँ, वो भी उनका रिव्यू देते हैं। तो इस बार फर्स्ट टाइम हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं भरत भाई। भरत भाई आप उत्तर वाहिनी परिक्रमा में आई थिंक फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो आपको फर्स्ट टाइम आकर कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर? पहले तो बता दूं कि मैं सुबह 1 बजे उठा हूँ और वहाँ से निकल के हम यहाँ पे सचिन भाई की गाड़ी में यहाँ रामपुरा आए हैं और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि हम शायद जैसे प्रकृति की गोद में आ गए हैं और बहुत ही सुहाना मौसम है और अच्छा लग रहा है। जैसे दोस्तों मैंने आपको आगे भी बताया था कि अभी एकदम ठंडा माहौल है और यहाँ पर ग्रीनरी आसपास में इतनी सारी है कि प्योर ऑक्सीजन आपको मिलेगा और आपको चलने में बिल्कुल थकान होने ही नहीं वाली है अगर आप सुबह स्टार्ट करोगे। और जैसे आपको भरत भाई ने बताया, उनको वो मुझे जब पहले उन्होंने बताया कि मुझे परिक्रमा इस बार करनी है तो कैसे जाना चाहिए, तो वो रात में मुझे बोल रहे थे, लेकिन उनको मैंने बताया कि शास्त्रोक्त रीत से आप रात को परिक्रमा नहीं कर सकते। इस वजह से वो रात को 1 बजे उठ गए थे और हम वडोदरा से 3-3:30 बजे निकल गए थे और सुबह 5:30 बजे यहाँ पर रामपुरा आ गए थे और हमने 6 बजे हमारी परिक्रमा स्टार्ट कर दी थी और शायद 12-1 बजे तक हमारी परिक्रमा ख़त्म भी हो जाएगी। तो आगे में आपको ये परिक्रमा कब होती है, इस परिक्रमा का क्या महत्व है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो में आगे भी बने रहिए। दोस्तों वैसे तो उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने के लिए दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं और हमें बहुत सारे लोग मिलते भी हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि हम यहाँ से आए हैं
हम इतने साल से परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन मिले हैं जो यहाँ के लोकल है, तिलकवाड़ा में ही रहते हैं, और उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि उत्तरवाहिनी परिक्रमा जब चैत्र मास के अंदर स्टार्ट होती है ना, तो वो हर दिन परिक्रमा करते हैं। हम लोग तो एक महीने में शायद एक ही बार आ सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के पास मैंने ऐसा सुना है कि कोई 3 बार आता है या फिर कोई 5 बार आता है, लेकिन ये पूरा महीना परिक्रमा करते हैं हर दिन। तो अर्पण भाई है हमारे साथ। अर्पण भाई, आपके बारे में थोड़ा बताइए, और परिक्रमा के बारे में कब से आपको जानकारी मिली, और आप कब से ये हर दिन परिक्रमा करते हैं, और फर्स्ट टाइम आपने कब की थी वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पण सागर और मैं तिलकवाड़ा का रहने वाला हूँ। और वैसे तो मैंने पहली बार परिक्रमा 2005 या 6 में की थी। उस टाइम में मैं मेरे दोस्तों के साथ, गांव के दोस्तों के साथ निकला था। और उससे पहले 2001 में मेरे मम्मी पापा वो और जो दूसरे जो लोग थे, यहाँ के चंद्रमौली स्वामी हैं, उनके साथ परिक्रमा शुरू की थी। तब से मैं जानता हूँ कि उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा है। और पिछले 6-7 सालों से सोशल मीडिया की वजह से ये बहुत ही उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा वो ये ज्यादा फेमस और वायरल हो गई है, उस वजह से यहाँ पर ज्यादा लोग आ रहे हैं। हाँ, मैंने 2-3 सालों में ही ज्यादा इसके बारे में सुना है, और वीडियोस भी बहुत सारे 2-3 सालों में देखने को मिल रहे हैं। हाँ। तो आप अपने ये जो डेली परिक्रमा करते हैं वो कब से स्टार्ट किया आपने? वो 2000 वो ये तीसरा साल है। तब से ये तीसरा साल है। ओके। 2023 में मैंने 30 कंटिन्यूस की। फिर बाद में 2024 में 21 दिन की। और 9 दिन है वो जो टेम्पररी ब्रिज था वो पानी बढ़ा, उस वजह से वो टूट गया। हाँ, लास्ट ईयर हाँ। सही बात है। तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि लास्ट के 10 दिन बंद हो गई थी परिक्रमा। हाँ, तो वो हाँ। 51 डेज टोटल हुए। और ये इस साल की ये आज दूसरा दिन है मेरा। ओके। तो हाँ। मतलब और जो अभी 28 दिन बचे हैं उसमें भी आप हर दिन यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए आने वाले हैं? मैं हर दिन परिक्रमा करने आने वाला हूँ। मैं ट्राई तो करूंगा कि मैं हर दिन ही आऊँगा। नहीं, आपकी और- नर्मदा मैया का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, और हर दिन आप आ ही पाओगे। आपकी श्रद्धा देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप ये साल तो हर दिन आओगे ही, लेकिन आने वाले भी कई सालों में आपको ये सौभाग्य मिलता ही रहेगा। हाँ, माता जी शक्ति दे। बिल्कुल बिल्कुल, माता जी शक्ति देंगे तभी हम ये इतना धार्मिक जो अच्छा कार्य है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, हम तो यहाँ पर एक दिन के लिए आए हैं, लेकिन लोगों की श्रद्धा कैसी होती है दोस्तों, देखिए आप। हर दिन यहाँ पर 30 दिन के लिए ये परिक्रमा करने वाले हैं हमारे अर्पण भाई। तो वैसे तो हम लोग वजन उतारने के लिए और ऐसा कुछ करने के लिए तो चलते ही है, लेकिन ये धार्मिक महत्व है, और नर्मदा मैया के प्रांगण के अंदर आपको इतना अच्छा जो अवसर मिल रहा है उसके अंदर उन्होंने लाभ लिया है। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इस परिक्रमा के रास्ते के ऊपर बहुत सारे धर्म स्थान और आश्रम भी आते हैं। तो यहाँ पर रामपुरा से शुरुआत करते हुए सबसे पहला जो आश्रम आया है वो है उदासीन आश्रम। यहाँ पर आश्रम का गेट तो बंद है, लेकिन यहाँ पर उदासीन आश्रम के द्वारा यहाँ पर यात्रिकों की सेवा के लिए चाय, नाश्ता और पानी की भी सेवा यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध की गई है। तो यहाँ से अगर आप गुजरते हो तो यहाँ पर आप निःशुल्क सेवा भी आप यहाँ से ले सकते हो। और ऐसे बहुत सारे आश्रम और ऐसे ही निःशुल्क सेवाएं बहुत सारी आगे भी आएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, जो लोगों ने मेरा लास्ट ईयर का उत्तरवाहिनी परिक्रमा का वीडियो देखा होगा वो हमारे ये पुराने दोस्त को तो जानते ही होंगे। मीत भाई है हमारे साथ। लास्ट ईयर का वीडियो मैंने वासुदेव कुटीर मारुति धाम से स्टार्ट किया था, तिलकवाड़ा से, और वहीं पर तिलकवाड़ा के लोकल मतलब मीत भाई हमें मिल गए थे। और आज यहाँ पर हमने रामपुरा से स्टार्ट किया परिक्रमा, लेकिन हमारे को पता नहीं कहाँ से तार जुड़े हुए थे, वो सामने से अभी उदासीन आश्रम के पास भी हमें मिल गए हैं। तो मीत भाई बताइए, क्या आप मुझे अभी अर्पण भाई मिले थे तिलकवाड़ा के, वो ऐसा बोल रहे थे कि मैं हर दिन परिक्रमा करता हूँ, तो आप भी तिलकवाड़ा के हो, तो आपका भी कोई ऐसा ही प्लान है कि आप भी हाँ। हर दिन करने वाले हो? हाँ, मेरा ऐसा ही प्लान है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार भी मेरा 30 दिवस चैलेंज कर दूँ कि परिक्रमा हर दिन करूँ। पर मेरा एग्ज़ाम आ रहा है तो मैं देखूंगा क्या होता है क्या नहीं, पर सोचा तो ऐसा ही है मैंने। अरे माता जी आपको आशीर्वाद दे आपके एग्जाम के लिए भी, और ऐसे भी आशीर्वाद दे कि आप हर दिन परिक्रमा का भी लुत्फ उठा ले सके। और दूसरा बताइए, इस बार अगले साल से कुछ यहाँ पर चेंज हुआ है या फिर व्यवस्था में इस क्या है? बार सबसे बढ़िया चेंज है कि सरकार ने साथ दिया है, पब्लिक को पूरी व्यवस्था की है, पब्लिक के लिए अच्छा चलने की, अच्छा खाने की, अच्छा सोने की
आश्रम वाले भी बहुत साथ दे रहे हैं सभी का। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार ने बहुत बढ़िया साथ दिया है। हर जगह रात को वो लाइटें जला दिए, क्या होता है 3 करोड़ का खर्चा इस बार अरे वाह, परिक्रमा में। बहुत बहुत अच्छी बात है। सरकार ने ये जो हमारा इतना अच्छा धार्मिक पर्व जो चैत्र मास के अंदर होता है, और ये जो उत्तरवाहिनी परिक्रमा है वो बहुत ही पवित्र मानी जाती है, उसके लिए सरकार ने, जैसे मीत भाई ने बताया, कि 3 करोड़ जितना खर्चा किया है। और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर चल रहे हैं वो खेतों का रास्ता है, और यहाँ पर नर्मदा के घाट के पास से चलना होता है, तो यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी थी, तो सरकार ने वो बहुत अच्छे से की है। और अगर बोटिंग की भी बात करूँ तो यहाँ पर बोट्स की भी सुविधा काफ़ी अच्छी है, तो सरकार ने भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर मदद की है। तो मीत भाई ने जैसे बताया, और कुछ अगर यहाँ पर कुछ नया हुआ हो तो मीत भाई बताइए हमारे व्यूअर्स कुछ को। नहीं, पब्लिक ज़्यादा होगी इस बार उससे ऐसे है। हाँ, मतलब जैसे अभी अर्पण भाई के हर साथ साल भी हम बढ़ रहा है बात कर रहे थे, तो वो भी बता रहे थे कि अभी सोशल मीडिया के हिसाब से ज़्यादा लोगों को इस परिक्रमा के बारे में अवेयरनेस आ गई है, और ज़्यादा लोग यहाँ पर परिक्रमा में आते हैं। और मीत भाई भी ऐसा ही बता रहे हैं कि इस बार यहाँ पर ज़्यादा लोग आने की शक्यता है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर भी इसका चलन बहुत बढ़ गया है और ये बहुत वायरल हो गया है। तो आप भी अगर प्लान करते हैं तो जल्दी से ज़रूर आइए। लास्ट ईयर के जैसे लास्ट के 9-10 दिन में ऐसा हुआ था कि पानी का लेवल बढ़ गया था, उस वजह से लास्ट के 9 दिन यहाँ पर परिक्रमा कैंसिल हो गई थी। तो अगर आप परिक्रमा का प्लान कर रहे हैं तो जल्द से जल्द प्लान करिए, और पहले वीक में ही अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए, तो आपको इस परिक्रमा का लाभ इसी साल मिल जाए। दोस्तों, अभी आगे मैंने जैसे आपको बताया कि उदासीन आश्रम था, और उधर से थोड़ा ही मीटर्स चलने के बाद यहाँ पर अभी आ गया है तपोवन आश्रम। यहाँ पर परिसर काफ़ी सुंदर है, यहाँ पर बैठने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो जो यात्री यहाँ पर आकर थक जाते हैं वो यहाँ पर आकर शांति से बैठना है तो बैठ भी सकते हैं। और यहाँ पर प्रसाद की भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर सीरा प्रसाद के अंदर मुझे दिया गया है, और सीरा अभी मैं ग्रहण करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप थक जाते हो और अगर आपको भूख भी लगती है तो यहाँ पर आकर आप ये ले सकते हो। और तपोवन आश्रम के अंदर आप ज़रूर आइए, आराम भी कर सकते हैं और रिफ्रेशमेंट भी ले सकते हैं। पानी की व्यवस्था है यहाँ पर, और चाय नाश्ते की भी यहाँ पर व्यवस्था है, तो ये भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि अभी मैं सीधे सीधे रास्ते से आ रहा था और यहाँ पर एक राइट टर्न था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक गेट बना हुआ है, और यहाँ पर परिक्रमा मार्ग के बारे में सभी जगह पर नोटिस भी लगाई हुई है। और लोकल्स भी यहाँ के इतने अच्छे हैं कि आपको रास्ते के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम भी आ रहे हो ना, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आपको रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सभी जगह पर एकदम इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे आप अगर पहली बार आ रहे हो और अकेले भी आ रहे हो ना, तो आप एकदम इजीली ये परिक्रमा कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आइए और इस धार्मिक अवसर का आप लाभ लीजिए। दोस्तों, रामपुरा से परिक्रमा जब स्टार्ट करते हैं तब नर्मदा नदी का तट आने के पहले जो सबसे लास्ट आश्रम आता है वो है सीताराम आश्रम। और ये आश्रम जो है, यहाँ की उत्तरवाहिनी परिक्रमा का नर्मदा का जो पट है उसके ऊपर सबसे बड़ा जिसका प्रांगण है, ये वो आश्रम है, सीताराम आश्रम। यहाँ पर दोस्तों रहने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, मतलब अगर आप ओवरनाइट स्टे करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और जो लोग नर्मदा नदी की संपूर्ण परिक्रमा जो 3500 किलोमीटर्स की है वो करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर रहने की, खाने पीने की, नहाने धोने की, फ्रेश होने की सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और उत्तरवाहिनी परिक्रमा के समय के अंदर यहाँ पर और अलग से ज़्यादा बड़ी व्यवस्था की जाती है, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा यात्रिक आते हैं उत्तरवाहिनी परिक्रमा के टाइम के ऊपर, तो अगर आप यहाँ पर उत्तरवाहिनी परिक्रमा के अंदर आए हो तो आप सीताराम आश्रम के अंदर आइए। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी व्यवस्था देखने को मिलेगी। यहाँ पर आराम करना चाहते हैं तो आराम तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर चाय नाश्ता रिफ्रेशमेंट, और अगर दोपहर के टाइम आते हो या फिर शाम के टाइम आते हो तो यहाँ पर आपको खाने की भी व्यवस्था मिल जाएगी। और इस प्रांगण के अंदर बहुत सारे अलग अलग शिव जी का मंदिर आया हुआ है, माता जी का मंदिर आया हुआ है, और सीताराम जी जिनके नाम पर ये आश्रम बना हुआ है उनका भी यहाँ पर मंदिर आया हुआ है, उसके भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं।
24 કલાક ચાલુ અહીંયા हाँ मन खबर लास्ट टाइम हुई बात थी दोस्तों अभी सीताराम आश्रम के अंदर यहाँ पर चाय नाश्ते की बहुत ही अच्छी सुविधा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बूंदी है और पापड़ी है, बेसन की जो पापड़ी होती है वो। तो अभी हमने काफ़ी 7-8 किलोमीटर चल लिया है, तो मैंने सोचा थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी नाश्ता करके फिर आगे बढ़ेंगे हम। दोस्तों अभी सीताराम आश्रम से होकर अभी हम लोग नदी के तट से चल के जाने वाले हैं और तिलकवाड़ा की ओर अभी हम बढ़ेंगे। रामपुरा से जैसे हमने परिक्रमा के स्टार्ट किया था और अभी नदी के तट के बाजू में से चलते चलते हम हमारी परिक्रमा ख़त्म करेंगे और आगे जाके आर्टिफिशियल एक ब्रिज भी बनाया गया है, उसके ऊपर चल के ही हम सामने की ओर जाएंगे और आते वक्त यहाँ पर हमें शायद बोट में से जाना होगा। तो आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं चलते चलते बताऊंगा। कहते हैं कि गंगा के स्नान से, यमुना के आचमन से और नर्मदा के दर्शन मात्र से जो आपको पुण्य मिलता है ना, वो सभी सेम रहता है। दोस्तों अभी उत्तर वाहिनी परिक्रमा हम कर रहे हैं और हमारा वीडियो काफ़ी देर से शुरू हो गया है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि उत्तर वाहिनी परिक्रमा का इतना महत्व क्यों है। दोस्तों जो नर्मदा मैया है वो अकेली ऐसी नदी है हमारे देश के अंदर जिसकी परिक्रमा होती है। इससे काफ़ी बड़ी बड़ी नदियाँ भी है लेकिन उनकी परिक्रमा नहीं होती है। नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा होती है और नर्मदा नदी है अमरकंटक से निकलती है और उसका जो पूरा जो बहाव है वो पूरा 1300 किलोमीटर का है और उसकी अगर आप पूरी परिक्रमा करना चाहते हो तो वो 3500 किलोमीटर की होती है। वो भी एक सौभाग्य की बात है। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर अपने लाइफ टाइम के अंदर आप उत्तर वाहिनी परिक्रमा का 3 बार अगर आप कर लेते हो तो आपको जो बड़ी परिक्रमा है 3500 किलोमीटर की, उसका आपको पुण्य मिल जाता है। दोस्तों नर्मदा मैया अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी के अंदर मिल जाती है और जो वहां से बहती है तब वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और यहाँ पर एक अकेला ऐसा जगह है जहां पर ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, वो है हमारा रामपुरा से तिलकवाड़ा की ओर। उस वही जगह पर ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा होती है और उत्तर की दिशा हिंदू शास्त्रों के अनुसार मोक्ष की दिशा होती है। तो अगर आप ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा 3 बार करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये कितनी पवित्र यात्रा है और सौभाग्य वाले लोगों को ही ये यात्रा करने को मिलती है। तो अगर आप भी अपना सौभाग्य आजमाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए। उत्तर वाहिनी परिक्रमा का आज सिर्फ दूसरा ही दिन है और 28 दिन अभी उत्तर वाहिनी परिक्रमा के बाकी है। तो आप यहाँ पर उत्तर वाहिनी परिक्रमा के अंदर ज़रूर आइए। आपको बहुत ही सूदिंग एटमॉस्फेयर यहाँ पर मिलेगा और एकदम आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा और नर्मदा नदी के प्रांगण के अंदर आपको एकदम सीनिक एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। तो आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर उत्तर वाहिनी परिक्रमा के अंदर ज़रूर आइए। नर्मदे हर। दोस्तों जब से वीडियो शुरू हुआ है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज पूरे सफ़ेद कपड़े क्यों पहने हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि नर्मदा मैया का प्रिय रंग है सफ़ेद रंग। आप अगर नर्मदा मैया का कोई भी फ़ोटो देखेंगे तो उसके अंदर जो कलर के वो साड़ी पहनते हैं ना, आप हर फोटो के अंदर देखना वो सफ़ेद रंग की ही साड़ी पहनते हैं। और सफ़ेद कलर मतलब नर्मदा मैया के पास वैराग्य का रंग है, इसलिए मैंने आप सफ़ेद कलर पहना है। और यहाँ पर आप परिक्रमा के अंदर आएंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो लोग महाराष्ट्र है, एमपी साइड से जो लोग आते हैं ना, वो वाइट कलर के ही कपड़े पहनते हैं। और जो लोग अभी नए नए सोशल मीडिया देखकर अभी उत्तर वाहिनी परिक्रमा में आना स्टार्ट किया है, वो लोगों को अभी वाइट रंग का महत्व पता नहीं होगा। तो अगर आप भी आते हैं उत्तर वाहिनी परिक्रमा के अंदर, तो अगर आपके पास वाइट कलर के कपड़े हैं तो आप वाइट कलर के कपड़े ही पहन के यहाँ पर आइए। और एक चीज़ मैं आपको दूसरी भी वाइट कलर का पहनने का फ़ायदा बताता हूँ कि ये परिक्रमा होती है चैत्र मास के दौरान, और चैत्र मास के दौरान गुजरात के अंदर काफ़ी गर्मी भी रहती है। तो अगर आप वाइट रंग के कपड़े पहनेंगे तो गर्मी से भी आपका काफ़ी अच्छा बचाव हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं पूरा वाइट रंग का अटायर करके आया हूँ
तो आप भी अगर आते हैं तो आप भी वाइट रंग के कपड़े पहन के आए, ऐसा मैं आपको आग्रह करता हूँ। दोस्तों अभी हम हमारा आधा पड़ाव मतलब रामपुरा से तिलकवाड़ा की ओर का पड़ाव खत्म करने के लिए जा रहे हैं। और जो रामपुरा की साइड से तिलकवाड़ा की ओर नदी क्रॉस करके जाना है, उसमें यहाँ पर आर्टिफिशियल ब्रिज का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत बड़ा टेंट बनाया हुआ है, उसके अंदर बैठने के लिए और यहाँ पर आराम करने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर इसी टेंट के पास यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की, जो कि आरओ मिनरल वाटर है, उसकी भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। तो दोस्तों ये जो सारी व्यवस्था की गई है वो है कही गई है सरकार द्वारा। तो जैसे हमें वीडियो में आगे मीत भाई ने, यहाँ के जो लोकल है, उन्होंने बताया था कि सरकार ने इस बार उत्तर वाहिनी परिक्रमा सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 करोड़ जितना खर्चा किया है। मतलब यहाँ पर आपको व्यवस्था की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए और इस परिक्रमा का सौभाग्य उठाइए। दोस्तों अभी हम आ गए हैं आर्टिफिशियल ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज बनाया हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर और यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े पाइप्स लगाए हुए हैं नीचे, जिससे नर्मदा नदी का बहाव भी इसके नीचे से निकल जाता है और उसके ऊपर पत्थर और मिट्टी डाली गई है, जिस वजह से इसके ऊपर से चल के जा सकते हैं। तो दोस्तों ये परिक्रमा कंप्लीट करने के लिए वैसे देखा जाए तो आपको 2 बार नाव का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है और यहाँ पर ये आर्टिफिशियल ब्रिज बना दिया है जिसके ऊपर आप चल के जा सकते हो। तो आपको इस यात्रा के अंदर सिर्फ एक ही बार बोट का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि आप तिलकवाड़ा से जब रामपुरा की ओर कीड़ी मकोड़ी घाट जब जाना होता है तभी लेना पड़ेगा। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर आर्टिफिशियल ब्रिज क्रॉस करके अभी मैं तिलकवाड़ा की ओर आ गया हूँ। और यहाँ पर जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला महत्व का धर्म स्थान आता है, वो है मणि नागेश्वर महादेव मंदिर, जिसका प्रांगण बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर पेड़ पौधे भी काफ़ी अच्छे उगाए हैं, जिसके प्रांगण में बैठ के आपको काफ़ी शांति महसूस होगी। और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, माता जी का मंदिर आया हुआ है, गणपति जी का मंदिर आया हुआ है और उसी के साथ साथ पौराणिक मणि नागेश्वर महादेव जी का मंदिर भी आया हुआ है, जहाँ पर आप शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। दोस्तों इस परिक्रमा के अंदर जो भी महत्व के धर्म स्थान आते हैं, उसके दर्शन करने का भी काफ़ी महत्व है। तो अगर आप परिक्रमा में आते हैं तो यहाँ पर जो जो महत्व के धर्म स्थान बीच में आते हैं, वहाँ पर आप दर्शन करते करते आगे बढ़िए। तो नर्मदा माता जी के आशीर्वाद तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो जो धर्म स्थान आएंगे उसके भी आपको आशीर्वाद मिलेंगे। मंदिर के प्रांगण के अंदर यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो प्राथमिक सारवार केंद्र आया हुआ है। मतलब इस परिक्रमा के दौरान ये 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। उसके दौरान अगर आपको चलने में या फिर कुछ भी आपको शारीरिक दिक्कत आती है तो यहाँ पर ऐसे प्राथमिक सारवार केंद्र भी काफ़ी जगह पर आए हुए हैं। तो आपको उसकी भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फिजिकली कुछ दिक्कत आएगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कहीं ना कहीं से आपको सारवार ज़रूर मिल जाएगी। अभी हम तिलकवाड़ा की ओर से नदी की ओर चलकर आ रहे थे, तो अभी नदी का घाट आ गया है और नदी के घाट के सबसे पहले लास्ट जो आश्रम आता है और जो मंदिर आता है वो है कपिलेश्वर महादेव। और कपिलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण के अंदर बहुत ही अच्छी चाय नाश्ते छाछ की सभी चीज़ों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। पानी है और भी अलग अलग तरह के रिफ़्रेशमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और नाश्ता भी जो दिया जा रहा है एकदम फ्रेश है। तो दोस्तों अभी हमने कपिलेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पर थोड़ा नाश्ता भी कर लिया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर अभी नर्मदा नदी मेरे पीछे दिख सकती है आपको। और अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और अभी जो लास्ट जो हमारा पड़ाव होगा वो पूरा नदी वाला रास्ता होगा। नदी के बिल्कुल बाजू में से चलते चलते हम लोग जाएंगे और फिर
लास्ट में हम नंदी घाटी से बोट में बैठकर कीड़ी मकोड़ी घाट जाएंगे, वो भी मैं आपको बोट राइड भी इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो आगे भी बने रहिए। दोस्तों अभी कपिलेश्वर महादेव से हम नीचे उतर चुके हैं और अभी हम नदी के बिल्कुल बाजू में से गुजरने वाले हैं और अभी 11:20 हो गई है, लेकिन धूप बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे। अभी तापमान 34-35 डिग्री है, लेकिन अभी धूप का थोड़ा अनुभव हो रहा है। वैसे इसीलिए मैंने सनग्लासेस और कैप भी पहन के रखे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वाइट कपड़े अगर पहनते हैं तो गर्मी में थोड़ा आपको राहत रहेगा, तो मैंने वाइट कपड़े पहने हैं, उस वजह से मुझे उतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है और कैप पहनने की वजह से भी मुझे सूरज का उतना ताप नहीं लग रहा है। लेकिन आप परिक्रमा करने के लिए आते हो और आपने 6-7 बजे के आसपास में अगर परिक्रमा स्टार्ट की है तो आपको थोड़ी गर्मी लग सकती है 11-12-1 बजे के आसपास में। तो उस हिसाब से आप अगर वाइट कपड़े पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, और कैप है, सनग्लासेस है, ऐसी कुछ चीज़ें भी अगर आप पहन के आएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा इस गर्मी के मौसम में। दोस्तों अभी जहाँ से हमें बोट में बैठ के जाना है कीड़ी मकोड़ी घाट, वो थोड़ा ही दूर रह गया है अभी। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अभी हम 20 किलोमीटर जितना चलेंगे टोटल, अभी तो हमने 16-17 किलोमीटर जितना चल लिया है, लेकिन आगे की मैं बात करूँ और अभी तक जो चले हैं उसमें अभी जो रास्ता है वो मिट्टी वाला रास्ता है और यहाँ पर धूल भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके पहले हम जो रास्ते पे चले हैं वो खेतों का रास्ता था और पक्का रोड भी था और पत्थर वाला भी रास्ता था, क्योंकि नर्मदा नदी के आसपास अगर आप देखेंगे ना तो गोल गोल पत्थर रहते हैं, तो वो गोल गोल पत्थर की वजह से चलने में भी आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसके कोई भी रास्ते पे चलना, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से शूज़ पहन के आइए, आपको जो कंफर्टेबल हो वैसे। आप चप्पल है, स्लीपर है, ऐसा कुछ पहन के मत आ जाइए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप 20 किलोमीटर चलने वाले हो तो आपको पैरों में थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगी अगर आप रेगुलरली चलते नहीं हो या एक्सरसाइज नहीं करते हो तो अगर आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के आएंगे तो आपको पैरों में कम दिक्कत आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज़ है या फिर वॉकिंग शूज़ पहन के आइए। दोस्तों यहाँ पर नंदी घाटी के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे शिवलिंग है यहाँ पर, और एक फ़ोटो स्पॉट बन गया है यहाँ पर, सभी लोग शिवलिंग के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये व्यू। पीछे नंदी घाटी भी बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है, तो यहाँ भी आपको फ़ोटो खिंचवाने में काफ़ी मज़ा आएगा और शिवलिंग भी यहाँ पर काफ़ी सुंदर लग रहा है। दोस्तों अभी हम लोग जहाँ पर ये डोम बना हुआ है जहाँ से बोट राइड स्टार्ट होगी उसके अंदर आ गए हैं। यहाँ पर आगे काफ़ी सारी चेयर्स लगाई हुई है, अगर आप यहाँ पर आराम करना चाहते हो तो कर सकते हो। और अभी हम लोग लाइन में भी खड़े हो गए हैं। लाइन जैसा तो अभी कुछ है नहीं, बहुत कम भीड़ है यहाँ पर, दोपहर का टाइम है इस वजह से काफ़ी कम भीड़ है। और यहाँ पर जहाँ पर लाइन में खड़ा रहना है उधर भी ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर फैंस भी लगाए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट द्वारा। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जो टिकट का रेट था वो 30 रुपीज़ था बोट का, लेकिन इस बार उसको घटा के 20 रुपीज़ कर दिया गया है। तो एक पर्सन के लिए 20 रुपीज़ ही अभी बोट का टिकट है। और 5 इयर्स के ऊपर अगर आपके पास साथ कोई बच्चा भी है तो उसका आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम बोट राइड में जाते हैं और आपको बोट का भी सफ़र दिखाते हैं। अभी हम लोग बोट के अंदर बैठ गए हैं और आप देख सकते हो मैंने लाइफ जैकेट भी पहन लिया है। सभी लोगों को यहाँ पर लाइफ जैकेट दिया जाता है, तो मतलब सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पर। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे पैसेंजर बोट के अंदर बैठते हैं और उसके बाद लाइफ जैकेट पहनते नहीं है, वो गलत चीज़ है। आपको अपनी सेफ्टी का पहले ध्यान रखना चाहिए। श्रद्धा तो है ही हमारी, लेकिन उसके साथ साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए।
तो अगर आप जब भी बोट राइड करते हो तो ऐसे आप लाइफ जैकेट पहन लीजिए। और बोट राइड में भी अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है। नर्मदा नदी के बीचों बीच से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं बोट राइड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे तो काफ़ी फैसिनेटिंग और काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी सामने यहाँ पर आप मेरे पीछे देखोगे कि कीड़ी मकोड़ी घाट दिख रहा है, वहाँ तक हमें जाना है और कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर जहाँ से हमने हमारे सफ़र की शुरुआत की थी रणछोड़रायजी मंदिर, वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे और हमारी परिक्रमा उधर ख़त्म होगी। नर्मदे हर। लगभग 3-4 मिनट की बोट राइड करके अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कीड़ी मकोड़ी घाट। और कीड़ी मकोड़ी घाट से अभी थोड़ी 30-40 सीढ़ियाँ चढ़कर अभी हम पहुंच जाएंगे रणछोड़रायजी मंदिर, और वहां पर दर्शन करके हमारी ये परिक्रमा है उसको पूर्ण करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जब आप ये परिक्रमा स्टार्ट करते हो ना, तो जब आप नदी के घाट के पास से गुजरते हो तो नदी में से आपको एक फ्रेश बोतल के अंदर पानी ले लेना चाहिए। और उसके बाद जब आप ये परिक्रमा ख़त्म करते हो, उसके बाद जो लास्ट आपका स्पॉट हो, उधर जो शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पर जो शिवलिंग हो, उसके ऊपर अभिषेक करने के बाद आपकी ये परिक्रमा पूर्ण होती है। तो हमने बीच में पानी के बोतल के अंदर नर्मदा मैया का पानी ले लिया था, और अभी यहाँ पर जो शिवलिंग आएगा वहाँ पर अभिषेक करके हम हमारी परिक्रमा पूर्ण करेंगे। नर्मदे हर। दोस्तों, अभी हमने नर्मदा मैया की उत्तर वाहिनी पवित्र परिक्रमा का समापन किया है। दोस्तों, हमने रामपुरा से रणछोड़रायजी के मंदिर से सुबह 6 बजे हमारी परिक्रमा की शुरुआत की थी, और हमने ये 20 किलोमीटर की परिक्रमा, हमारे साथ लेडीज़ भी थे, उस वजह से हमें थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ा था, इसलिए हमें 7 घंटे लगे हैं। और 1 बजे हमने यहाँ पर रणछोड़रायजी के मंदिर के पास आकर ही हमारी परिक्रमा का समापन किया है। और दोस्तों, मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब आप परिक्रमा के रास्ते के ऊपर चलते हैं, तब नर्मदा के नदी में से आपको एक फ्रेश बॉटल के अंदर पानी ले लेना चाहिए, और वो पानी जब आप अपनी परिक्रमा समाप्त करते हो, उस मंदिर के पास जहाँ पर भी शिवलिंग हो, उसके ऊपर अभिषेक करके आप अपनी परिक्रमा को समाप्त कर सकते हैं। तो वैसे ही दोस्तों, हमने यहाँ पर रणछोड़रायजी के मंदिर के बिल्कुल पास में उत्तरेश्वर महादेव मंदिर के वहाँ हमने शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करके हमारे परिक्रमा का समापन किया है। दोस्तों, हमने सुबह से लेकर अभी तक आपको इस परिक्रमा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी, और आपको मैं और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने तो ये परिक्रमा रामपुरा से इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि लास्ट ईयर मैंने परिक्रमा तिलकवाड़ा से स्टार्ट की थी, तो मैंने रामपुरा का एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं इस बार रामपुरा से स्टार्ट की थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप वडोदरा से आ रहे हो या फिर अहमदाबाद साइड से आ रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप तिलकवाड़ा से ही अपनी परिक्रमा स्टार्ट करें। रामपुरा से परिक्रमा स्टार्ट करना वडोदरा वालों के लिए बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। रामपुरा से परिक्रमा स्टार्ट करना सिर्फ और सिर्फ साउथ गुजरात वाले हो या फिर महाराष्ट्र से आने वाले लोग हो, उन्हीं के लिए रेकमेंडेड है। तो दोस्तों, ये परिक्रमा की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो के अंदर दी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही ट्रैवल और इंटरेस्टिंग प्लेसेस के वीडियोस मेरे चैनल पर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, हर हर महादेव।